नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन। गोवा विधानसभा में एसटी वर्ग को आरक्षण देने से जुड़े विधेयक पर लोकसभा में होगी चर्चा। राज्यसभा में समुद्री माल परिवहन विधेयक पारित होने की उम्मीद। विधेयकों की मंजूरी के बारे में समय सीमा तय करने के मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भेजे गए रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। राष्ट्रपति ने 14 सवालों पर मांगी थी राय। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया के पक्ष में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। कहा, आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड से साबित नहीं होती किसी की भारतीय नागरिकता। बांग्लादेश वायुसेना के ट्रेनर विमान हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हुई। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। हादसे के कारणों की जांच के आदेश। एक दिन का राजकीय शोक घोषित। महिला शतरंज वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कुनेरू हम्पी का मुकाबला चीन की ली टिंगजी से आज। दूसरे सेमीफाइनल में दिव्या देशमुख ने हमवतन हरिकावल्ली को हराकर बनाई जगह। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ही सदनों की कार्यसूची में आज एक विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में आज गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समयोजन विधेयक 2024 चर्चा के लिए पेश होगा। विधेयक को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। ये विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। वहीं राज्यसभा में आज समुद्र द्वारा मालवाहन विधेयक 2025 चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। विधेयक को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल पेश करेंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में अन्य अहम विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं अगर मॉनसून सत्र के पहले दिन की बात की जाए तो मॉनसून सत्र का पहला दिन बेहद हंगामेदार रहा। दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार कहा गया कि सरकार नियमों के मुताबिक चर्चा को तैयार है, लेकिन हंगामा जारी रहा। लोकसभा में हंगामे के बीच भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा ने आयकर विधेयक 2025 पर बनी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की। वहीं राज्यसभा में चर्चा के बाद वहन पत्र विधेयक को पारित कर दिया गया। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर हंगामे के आसार हैं। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मामले में और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए इसके खतरे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया है और बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने कार्यकाल के बीच में ही अचानक अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे त्यागपत्र में उन्होंने कहा कि वे स्वास्थ्य कारणों से पद से इस्तीफा दे रहे हैं। वे 11 अगस्त 2022 से देश के उपराष्ट्रपति का पद संभाल रहे थे और उनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। राष्ट्रपति को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि वे चिकित्सकीय सलाह का पालन करते हुए स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि वे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सहायता का पालन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं प्रधानमंत्री और सम्मानित मंत्रिपरिषद के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ सीखा है। संसद के सभी सदस्यों से मुझे जो गर्मजोशी
विश्वास और स्नेह मिला है वह हमेशा मेरी स्मृति में रहेगा। मैं हमारे महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त अमूल्य अनुभवों और अंतर्दृष्टि के लिए तहे दिल से आभारी हूँ। जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति एवं अभूतपूर्व विकास को देखना और उसमें भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य एवं संतुष्टि की बात रही है। हमारे राष्ट्र के इतिहास के इस परिवर्तनकारी युग में सेवा करना मेरे लिए एक सच्चा सम्मान रहा है। इस प्रतिष्ठित पद से विदा लेते हुए मैं भारत के वैश्विक उत्थान और अभूतपूर्व उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहा हूं और इसके उज्जवल भविष्य में अटूट विश्वास रखता हूं। क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसले लेने की समय सीमा तय कर सकता है? इस बड़े संवैधानिक मुद्दे पर राष्ट्रपति के द्वारा मांगे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई होगी, जिसमें 14 सवालों पर संविधान पीठ विचार करेगी। इस साल अप्रैल में तमिलनाडु के 10 विधेयकों के राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास लंबित होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया था। कोर्ट ने सभी विधेयकों को पारित करार दिया था। अहम बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में बिल पर फैसला लेने के गवर्नर की समय सीमा तय करने के साथ साथ राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि जब राज्य विधानसभा की ओर से पास बिल को गवर्नर आगे विचार के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति 3 महीने में उस पर फैसला ले। इस फैसले को सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव के तौर पर देखा जा रहा था। इसी के मद्देनजर राष्ट्रपति ने 14 सवाल सुप्रीम कोर्ट को भेजे थे, जिन पर आज सुनवाई होनी है। राष्ट्रपति ने पूछा है कि क्या कोर्ट तय कर सकता है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति अपने पास आए विधेयकों पर कितने वक्त में फैसला लेंगे या कैसे फैसला लेंगे। राष्ट्रपति के 14 सवाल। जब संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की मंजूरी के लिए कोई विधेयक भेजा जाता है तो उनके सामने क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं? राष्ट्रपति का यह पहला सवाल। जब राज्यपाल, दूसरा सवाल की बात करें तो जब राज्यपाल के पास कोई विधेयक भेजा जाता है तो क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है? क्या संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को संविधान से मिली विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करना उचित है? चौथा सवाल, क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के काम की न्यायिक समीक्षा पर संविधान का अनुच्छेद 361 पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है? क्या अदालतें राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 200 के तहत सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकती हैं? छठा सवाल, क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का इस्तेमाल कोर्ट की समीक्षा के अधीन है? सातवां सवाल, क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विवेक के इस्तेमाल के लिए कोर्ट कोई समय सीमा निर्धारित कर सकता है? आठवां सवाल, जब राज्यपाल राष्ट्रपति की सहमति के लिए या अन्य वजहों से किसी विधेयक को अलग करता है तो क्या राष्ट्रपति अनुच्छेद 133 की तहत सुप्रीम कोर्ट की सलाह और राय लेने के लिए बाध्य है? क्या विचाराधीन विधेयक के कानून बनने से पहले राज्यपाल और राष्ट्रपति अनुच्छेद 200 और 201 के तहत जो फैसले लेते हैं वो उचित है? 10वां सवाल, क्या अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए कोर्ट के आदेश से राष्ट्रपति या राज्यपालों की संवैधानिक शक्तियों को बदला जा सकता है? 11वां सवाल, क्या विधानमंडल से पारित विधेयक को राज्यपाल की सहमति के बिना कानून के रूप में लागू किया जा सकता है? 12वां सवाल, अनुच्छेद 145(3) के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट की किसी भी पीठ के लिए जरूरी नहीं कि वह पहले तय करे कि उसके सामने संविधान की व्याख्या से संबंधित मुद्दे हैं या नहीं और उसे कम से कम 5 जजों की पीठ को भेजे? 13वां सवाल, अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों और आदेशों को किसी भी तरह से बदला जा सकता है? 14वां सवाल, क्या अनुच्छेद 131 के तहत मिले अधिकारों के अलावा संविधान केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर पाबंदी लगाता है? तो राष्ट्रपति के ये 14 सवाल जिन पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा है और उस पर अहम सुनवाई है। आज बात करें बिहार की, तो बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के मामले पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के जवाब दाखिल किया है।
आयोग ने राजनीतिक दलों की ओर से दायर याचिका में लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया। इसके साथ ही एसआईआर को लेकर चलाई जा रही भ्रामक खबरों पर भी सवाल उठाए हैं। आयोग ने कहा कि फर्जी मतदाताओं को वोटर लिस्ट में से हटाना उसकी जिम्मेदारी है और वे संवैधानिक जिम्मेदारी को निभा रहा है। आयोग का कहना है कि आर्टिकल 326 और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो सुनिश्चित करे कि सिर्फ भारतीय नागरिक के नाम ही मतदाता सूची में शामिल हो। चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड सिर्फ किसी व्यक्ति की पहचान का सबूत है, इसके जरिए किसी की नागरिकता साबित नहीं हो सकती, इसलिए उसे 11 डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि एसआईआर में दूसरे डॉक्यूमेंट को सप्लीमेंट देने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल हो सकता है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि फर्जी राशन कार्ड की बहुतायत को देखते हुए इसे 11 डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि सर की प्रक्रिया में भी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राशन कार्ड समेत सभी डॉक्यूमेंट को देखेंगे। उस डॉक्यूमेंट को स्वीकार करना या ना करना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की संतुष्टि पर निर्भर करेगा। वो हर केस में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर फैसला लेंगे। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने याचिकाकर्ताओं की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के पास आरोप को स्थापित करने के लिए कोई ठोस मटेरियल नहीं है। आयोग के पास सर कराने का अधिकार है। चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों की ओर से वो हर संभव कोशिश की गई है जिसके जरिए ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी वाजिब मतदाता का नाम मतदाता सूची से बाहर ना हो। यही नहीं, इस प्रक्रिया में कई स्टेज पर वोटर लिस्ट को चेक किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी मतदाता का नाम उचित प्रक्रिया को पूरा किए बगैर या न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के तहत पूरा मौका दिए बगैर मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। चुनाव आयोग राष्ट्रीय स्तर पर सर कराएगा। इसकी शुरुआत बिहार से इसलिए की गई है क्योंकि प्रदेश में इसी साल नवंबर में चुनाव होने हैं। इसका मकसद मतदाता सूची को दुरुस्त करना और अयोग्य लोगों को इस सूची से बाहर करना है। और अगर हम बात करें आज की अहम खबर की, तो राष्ट्रपति के रेफरेंस के अलावा आज सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मुद्दों पर सुनवाई होने वाली है, जिसमें कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस मामले को लेकर दायर नई याचिका में खाने पीने का सामान बेचने वाले दुकानों के बाहर QR कोड लगाने के निर्देश को चुनौती दी गई है। इसके साथ ही डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं बसों की ओवरलोडिंग के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बता दें कि याचिका में ओवरलोडिंग से लोगों के जीवन को हो रहे खतरे को आधार बनाया गया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ मानहानि मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने निचली अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ दायर मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते मुकदमा झेल रहे पूर्व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम मामलों पर सुनवाई होगी। कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद की बात करें या फिर रामचरितमानस से जुड़ी विवाद को लेकर बात करें। खबर बिहार में, जहां पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत इस्तीफा दिया है। मुख्यमंत्री सचिवालय के अनुसार उनका इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंच गया है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ इसी साल नवंबर में रिटायर होने वाले थे। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के इस्तीफे के साथ ही उनकी राजनीति में प्रवेश की अटकलें भी तेज हो गई हैं। चर्चा है कि वे जेडीयू के टिकट पर नवादा से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ 1991 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से सूचना प्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में भारत स्काउट्स और गाइड्स के स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स, रेंजर्स को प्रमाण पत्र प्रदान करेंगी। भारत स्काउट्स और गाइड्स देश में सबसे बड़ा स्वैच्छिक गैर राजनीतिक वर्दीधारी युवा संगठन और शैक्षणिक आंदोलन है। ये पंथ
नस्ल या लिंग के किसी भेदभाव के बिना लड़कों और लड़कियों के चरित्र निर्माण के लिए काम करता है। रोवर्स और रेंजर्स स्काउटिंग और गाइडिंग के मूल्यों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत स्काउट्स और गाइड्स का एक राष्ट्रीय संगठन है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा अपनी एस्वातिनी और लेसोथो की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने लेसोथो के श्रम एवं रोजगार मंत्री तेसिलिसो मोकोसी से मुलाकात की और भारत लेसोथो के द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार पर चर्चा की। पवित्रा मार्गरीटा ने लेसोथो के शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्री एंटोई रापापा से भी मुलाकात की। इसी के साथ पवित्रा मार्गरीटा 23 से 25 जुलाई 2025 तक दक्षिण अफ्रीका का दौरा भी करेंगे। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भी आज और कल भारी बारिश जारी रहने की आशंका है। इसके मद्देनजर जम्मू कश्मीर के कई जिलों में कम से मध्यम स्तर की बाढ़ की आशंका जताई गई है। पंजाब, हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। IMD ने मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में 27 जुलाई तक लगातार बारिश हो सकती है। बीती रात महाराष्ट्र के मुंबई में बारिश हुई। मौसम विभाग ने तेलंगाना में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं आंध्र प्रदेश के तटीय भाग के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। IMD ने मछुआरों को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तटीय हिस्सों में समुद्री गतिविधियों से बचने की सलाह दी है। विशेषकर कोंकण, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु तट और आंध्र प्रदेश तट के पास समुद्र में जाना जोखिम भरा हो सकता है। आज असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड में भारी बारिश की आशंका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो दिल्ली NCR में आज रिमझिम बारिश की संभावना है। आज उत्तराखंड में रिमझिम बारिश की उम्मीद है, जबकि सोमवार को भारी बारिश से उत्तराखंड के देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा संचालन केंद्र से हालात की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से वर्चुअली बातचीत कर बारिश, सड़कों की स्थिति, चारधाम और कांवड़ यात्रा की व्यवस्था, बिजली, पेयजल और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की जानकारी ली। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को मानसून के दौरान 24 घंटे सतर्क रहने का आदेश दिया है और मानसून को देखते हुए जन सुरक्षा, यातायात, आपदा प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं को लेकर व्यापक तैयारियों के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा CM धामी ने प्रशासन के चारधाम यात्रा के यात्रियों को मौसम की जानकारी लगातार देने को कहा है और बारिश के कारण रास्ते बंद होने की स्थिति में रुकने के स्थानों पर भोजन, पानी और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पिछले 48 घंटे में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के चलते मनाली चंडीगढ़ हाईवे में दवाड़ा के पास मार्ग अवरुद्ध हो गया। कल से अवरुद्ध इस मार्ग पर कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। जिले में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में मार्ग को साफ करना और फंसी हुई गाड़ियों को निकालने के कार्य में देरी की आशंका जताई जा रही है। अमरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आज 3,536 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। तीर्थयात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बल उनके साथ रवाना हुए।
कुल तीर्थयात्रियों में से 2286 ने पारंपरिक पहलगाम मार्ग चुना, जबकि 1250 ने छोटे लेकिन अधिक ढलान वाले बालटाल मार्ग को चुना। ये समूह 132 वाहनों के बेड़े में यात्रा कर रहा है, जिसमें हल्के और भारी दोनों प्रकार के मोटर वाहन शामिल हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अमरनाथ गुफा मंदिर में अब तक 3 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पूजा अर्चना कर चुके हैं, जिससे इस साल की यात्रा हाल के दिनों में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं द्वारा की गई यात्राओं में से एक बन गई है। जम्मू और कश्मीर के अमरनाथ गुफा मंदिर की तीर्थ यात्रा पारंपरिक रूप से हिंदू श्रावण यानी सावन के महीने के दौरान आयोजित की जाती है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। यूं तो यहाँ हमेशा ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन का महीना और मंगलवार का दिन होने के चलते बड़ी संख्या में भक्त बजरंगबली के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर जिले में श्री डूंगरगढ़ कस्बे के पास जयपुर रोड पर 2 कारों की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा बीती रात लगभग 12 बजे हुआ। सूचना मिलते ही श्री डूंगरगढ़ पुलिस और सामाजिक संगठनों के सदस्य मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। घायलों को बीकानेर स्थित पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। एक बुरी तरह से घायल कार सवार की अस्पताल में मौत हो गई और वहां के सीईओ निकेत पारिक ने बताया कि दोनों कारों में कुल 9 लोग सवार थे। खाटू श्याम जी के दर्शन कर लौट रहे थे, तभी ये भीषण टक्कर हो गई। और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस अच्युतानंदन का कल निधन हो गया था। पूर्व मुख्यमंत्री अच्युतानंदन के पार्थिव शरीर को सार्वजनिक श्रद्धांजलि के लिए सचिवालय स्थित दरबार हॉल ले जाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बीएस अच्युतानंद लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने 101 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। मित्रों और विरोधियों में बीएस के नाम से प्रसिद्ध अच्युतानंदन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के संस्थापक नेताओं में से अंतिम जीवित सदस्य थे, जिनका गठन 1964 में सीपीआई से अलग होने के बाद हुआ था। बुधवार को उनका अंतिम संस्कार वालिया चुडुकड़ शमशान घाट पर किया जाएगा। और ढाका में बांग्लादेश वायुसेना के प्रशिक्षण विमान हादसे में मृतकों की संख्या 27 हो गई है बढ़कर। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने कहा कि 88 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों को ढाका स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में भर्ती कराया गया है। घटना के मद्देनजर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने 1 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो बेहद भीषण हादसा बांग्लादेश में। और एफआईडीई महिला विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में भारतीय ग्रैंडमास्टर कुनेरू हम्पी का मुकाबला चीन की ली टिंगजी से आज होगा। क्वार्टर फाइनल में हम्पी ने चीन की युगीन सांग को मात दी थी। वहीं दूसरी सेमीफाइनल में भारतीय ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख का मुकाबला कल चीन के तान जोंगये से होगा। सेमीफाइनल में दिव्या देशमुख ने हमवतन हरिका वल्ली को टाई ब्रेक में मात दी थी। स्पेशल ओलंपिक भारत ने स्वीडन के गॉथेनबर्ग में आयोजित गौथिया कप 2025 से विजयी होकर लौटे भारतीय दल को सम्मानित किया। स्पेशल ओलंपिक भारत के लड़कों की फुटबॉल टीम ने अपने गौथिया कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। फाइनल में उन्होंने पोलैंड को हराकर एक बार फिर ट्रॉफी अपने नाम की। भारत की अंडर 15 लड़कियों की फुटबॉल टीम ने भी इस आयोजन में भाग लिया और वैश्विक मंच पर अपने कौशल और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। सम्मान समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे और स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्षा डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने हिस्सा लिया। स्पेशल ओलंपिक भारत बौद्धिक रूप से अक्षम युवा एथलीटों को और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए भारत में भी इसी तरह के आयोजन करने की योजना बना रहा है। ये पूरे
मिशन में हम सब लोग जुड़े हैं और एक अच्छी भावना के साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश के सभी एथलीट्स, वो किस भी क्षेत्र से आए या कौन से भी रीजन से आए, लेकिन हमारे सभी एथलीट्स आगे बढ़े और हमारे देश को भी आगे बढ़ाए। और ख़ास करके जब इतने एफर्ट्स, खास करके हमारे स्पेशल ओलंपिक के जितने भी एथलीट्स हैं, उनके लिए हमारे फेडरेशन के माध्यम से जो भी एफर्ट्स सभी राज्यों में से अपने अपनी तरफ से लिए जा रहे हैं, वो काफ़ी बड़ी बात है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपके माध्यम से आज पूरे देश में एक मैसेज आप लोगों ने पहुंचाया है कि हम भी किसी से कम नहीं। Our special athletes did wonders, bringing laurels to our country and again getting the Gotia Cup in the finals. We want every special person, every Divyangjan to get a partner, to get a friend, to get a mentor who will and be with them and be their guardian and lead them to be independent members in the society. यकीनन ये बच्चे भी किसी से कम नहीं। और न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं शुरू। अगर आप भी जानते हैं ऐसे बच्चों को जिन्होंने